मतलब जिनकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल की भी रही होगी उन्होंने भी इस पेपर में सब कुछ अगर अटेम्प्ट किया होगा तो 25 प्लस आई नो आप लोग आसानी से ला सकते हो आज के पेपर में। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स 1 का पेपर सॉल्यूशन, और देखते हैं यार कितनी तेजी से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता सकता हूँ, बिकॉज आपका मैथ्स 2 का भी पेपर है और ज्योमेट्री के भी वन शॉट्स मुझे भी बनाने हैं, आपको भी काम है, मुझे भी काम है, काम ही काम है जीवन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन MCQs। मेरे पास फोटो के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन बोला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बी वाला है, बाकी सब आप लोग देखोगे तो कोई क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, कोई लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, है ना। जैसे डी वाला देखो आप लोगों का, जो डी वाला है उसमें वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, आपका ए वाला क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, बट जो बी वाला है वो है x + 5 = 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो बी वाले में इसको देखो ये x² + 5x बन रहा है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, बस साइड में कौन है, ये कौन है, वो कौन है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, = है 2, तो इसको यहाँ लेकर आओगे तो ये देखो एकदम जनरल फॉर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब पहले का बी करेक्ट है, तो पहले MCQ का आंसर है बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP आर डैश हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, मतलब पहला टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों का ये फिक्स है कि पहला टर्म -2 रहने वाला है। मैंने जब आप लोगों को AP कराया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 3.1 मत छोड़ के जाना, इससे क्वेश्चन आएगा बेसिक लेवल का, और देखो आया है। तो T2 देखो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 + D, T1 है -2 और D है -2, तो -2 ये आ गया -4, मतलब दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है -4। तीसरे टर्म के लिए क्या करोगे, T2 में आप लोग जोड़ दोगे -2, तो -4 -2 तो यह आ जाएगा -6, मतलब पहले 4 टर्म क्या है, -2 -4 -6 और -8 होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका क्या है कि आप लोग सबके कॉमन डिफरेंस निकालो, जिसका कॉमन डिफरेंस आपको -2 मिल जाता है वो ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी में मिलेगा और डी में मिलेगा, बट डी में जैसे आप लोग आगे जाओगे वहां पे कॉमन डिफरेंस 8 का आ जाएगा, तो वो गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का -2 -4 -6 -8। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ साइमल, देखो ये भी मैंने बोला था एग्जाम में आने का चांस रहता है, इसमें आप लोगों को dx दे देगा 49, x d दे दिया है 7 और dy दे दिया है -63, और आपसे y की वैल्यू पूछा है। तो मैंने बताया था y होता है dy/d, मैंने बोला था देखो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं, तो जिन्होंने मेरा वन शॉट पूरा देखा होगा ना उनसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी बन गए होंगे, क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन भी उतने हार्ड नहीं आए थे। तो dy आपको दिया है -63 और d दिया है 7, तो ये आ गया -9। -9 कौन सा ऑप्शन है भाई, डी वाला, तो थर्ड का आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, मैंने बता दिया था प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती नहीं है, तो चौथे वाले का ऑप्शन ही करेक्ट है। मैंने बोला था टेक्स्ट बुक से MCQs कई सारे रहेंगे, देखो 2 टेक्स्ट बुक सही थे। ठीक है, अब देखो इजी क्वेश्चन है आगे बोला कि ग्राफ बनाने के लिए 4x + 5y = 19 का इक्वेशन है, तो तुम y की वैल्यू पता करो, अगर x की वैल्यू 1 है तो करना कुछ नहीं था, x की जगह 1 रखना था, तो 4 बन जा 4 + 5y = 19, 4 वहां जाके माइनस होगा तो 5y आया 15, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 3। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे उसमें पहला आंसर है y = 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 2m² - 5m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 इसका रूट है या नहीं है ये पता करना है, तो हम पुट कर देते हैं m = 2, तो m = 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2, तो ये आ गया देखो 4 × 2 = 8 और ये आ गया -10 = 0 अभी मत लिखो। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 4 × 2 = 8 हुआ और 5 × 2 = 10 हुआ, तो ये आ गया -2, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। और मैंने बोला था जब भी यहाँ पे पुट करने पे वैल्यू सेटिस्फाई ना करे RHS के तो वो रूट नहीं होता है, सो इट इज नॉट अ रूट, इट इज नॉट रूट। हाँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नॉट रूट, रूट नहीं है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। फिर से एक इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 6 है और D है -3, तो इसमें सेकंड और थर्ड टर्म आपको लिखना है, तो मतलब आपको T2 T3 पता करना है, तो T2 होगा T1 + D, T1 है 6 और कॉमन डिफरेंस -3 का, तो 6 - 3 आ जाएगा 3। T3 क्या होगा, T3 होगा T2 + D, तो ये आ जाएगा 3 + -3, तो ये आ गया 0। तो मतलब दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, दूसरा टर्म है 3 और तीसरा टर्म है 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस लिखो। तो भाई 2 कॉइन उड़ाया गया तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस होगा HH, HT, TH और TT, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को करते हैं। देखो मैंने वो ये भी बोला था कि डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना, बिकॉज उधर से 1-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने फिक्स है। देखो 2 मार्क का आ गया एक्टिविटी में, और डिटरमिनेंट में रूट है लेकिन फिर भी ईजी है क्योंकि माइनस वगैरह का झंझट नहीं है ना, 2√3 3√3। तो देखो ये ऐसा आएगा, मैंने बोला 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 2 ब्रैकेट बीच में माइनस बना लिया। अब देखो 2√3 मल्टीप्लाई होगा 3√3 से, तो आई थिंक एक बॉक्स छोड़ा है 2√3 के बगल में, तो यहाँ पे ये बॉक्स में।
फिर माइनस 9 इंटू बॉक्स छोड़ा है, तो ये 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से, तो इसका मतलब दूसरे बॉक्स में 2, रूट 3 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये भी बॉक्स में 6 इंटू 3 लिखो या डायरेक्ट 18 लिख दो, माइनस ये भी हो गया 18, ठीक। और फिर ये भी बॉक्स छोड़ा, इधर आंसर आएगा 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है दिए हुए एपी में 19वां टर्म पता करने के लिए एक्टिविटी पूरी करो। तो एक्टिविटी में देखते हैं क्या करना है, 7 13 19 25 है, तो गिवन एपी वेपी ठीक है, ए आपका 7 है और डी आपका यहाँ पे 6 है, ठीक। और T19 आपको पता करना है, तो पता कर लेते भाई, ठीक है। तो T19 क्या होगा, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो T19 होगा a प्लस 19 माइनस 1 डी, तो मतलब 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 6, तो 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 7 प्लस 108, तो मतलब 115। तो इसका जो 19वां टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 115। और क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, कहाँ कहाँ बॉक्स छोड़ा है, a प्लस n माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले में बॉक्स छोड़ा है, तो मतलब फॉर्मूला याद है तो आधे मार्क्स आ गए। फिर बॉक्स छोड़ा है d पे, यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है, आ गए आधे मार्क्स। और फिर 7 प्लस 108, यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है, फिर यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है। तो ऐसे तरीके से आप लोगों को आधा 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 ऐसा 2 मार्क्स आपको लेना था, ठीक है। डाई इज रोल्ड, डाई वाला करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में बोला है 1 डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो एक डाई को अगर रोल किया गया तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, पहला बॉक्स तो इसी पे छोड़ दिया है, तो ये बॉक्स में डाल देना। सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए भाई, 6 हो गए। क्वेश्चन में बोला है इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए क्या होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पे भाई, प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर है 5, ये भी बॉक्स में है, ठीक। फिर देखो एन की वैल्यू आ गई 3, सैंपल पॉइंट्स कितने यहाँ पे 3 है, तो पी ए क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा एन ए अपॉन एन एस, राइट, ये आ जाएगा। अब एन ए आपको पता है कितना है 3 और एन एस आपको पता है 6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड dx एंड dy फॉर द गिवन इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 26 और x प्लस 5y इक्वल टू 22। 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, x प्लस 5y इक्वल टू 22, इसके लिए आपको dx और dy पता करना है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 5, c1 की वैल्यू आ गई 26, a2 की वैल्यू आ गई 1, b2 की वैल्यू आ गई 5, c2 की वैल्यू आ गई 22। तो हम जानते हैं dx का फॉर्मूला होता है c1 b1 c2 b2, ठीक है। तो c1 डालो, c1 है 26, c2 है 22, b1 है 5, b2 है 5, तो 26 25 130, 22 25 110, तो dx की वैल्यू आ गई 20, ठीक। और dy का फॉर्मूला क्या होता है, dy का फॉर्मूला होता है a1 c1 a2 c2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a1 क्या है, a1 है 3, a2 है 1, c1 है 26, c2 है 22, 3 22 जा 66, 66 माइनस 26 आ जाएगा 30 40, ठीक है। सो dy की वैल्यू आ गई 40, dx की वैल्यू आ गई 20, तो यही तो पता करना था आपको, हो गया, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ बैग कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल। मैंने बोला था देखो ये वाले भी चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फोटो ब्लर हो गया, पता नहीं कौन है जो रैंडमली एक पेन को पिक कर रहा है, बलून नहीं, ये पेन है, ठीक है। तो 5 रेड है, 8 ब्लू है और 3 ग्रीन है, तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए 5 प्लस 8 प्लस 3, तो ये हो गए 16 सैंपल पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पेन आएगी वो ब्लू रहेगी, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू पेन मतलब सैंपल पॉइंट्स ऑफ ब्लू पेन कितनी थी, 8 थी ना, 8 ब्लू, हाँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक 1 शॉट में कराया था। तो पी ए आ जाएगा देखो एन ए बाय एन एस, एन ए कितना है भाई 8 है, एन एस कितना है 16 है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो कैसे करोगे, देयर आर 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, ग्रीन था ना, जो भी था आप देख लेना, देख लेता हूँ भाई, 3 ग्रीन पेन्स, ठीक है। देयरफॉर सैंपल पॉइंट्स इतने हो गए, देयरफॉर एनएस ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू पेन, गेटिंग है यहाँ, गेटिंग है, लग नहीं रहा है पर है, तो ये हो गया एन इक्वल टू 8, तो पी ए हो गया एन ए बाय एन एस, ऐसे आएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे ना हमें पता करना है इवन नेचुरल नंबर का, तो इवन नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 2 4 6 8 से, ठीक है। अब इसमें देखो a की वैल्यू 2 हो गई, d की वैल्यू 2 हो गई, हमें इसका सम पता करना है, n की वैल्यू हमें n ही रखनी है, ध्यान रखना। तो Sn की वैल्यू आएगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू n ही रखनी है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 × 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। सो n/2, ये देखो 2 2 ये 4 हो गया और ये हो गया 2n माइनस 2, तो आंसर आ गया n/2, ये यहाँ से माइनस हुआ तो 2 + 2n
4 माइनस 2 2 और प्लस 2n, यहाँ से 2 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 बाहर और अंदर बचा n+1, 2 2 कट गया तो इसका आंसर आता है n+1। तो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स फॉर इवन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n+1। अगर आपने एग्जाम में यहाँ पे छोड़ दिया तो भी चलेगा, आपने ओपन कर दिया स्क्वायर बना दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ऐसा बोलने के बाद अगर आप लोग लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये AP में था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करने बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x²। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये देखो 20 है, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 और प्लस माइनस करने पे 1 आए, तो 5 4 है ऑब्वियसली। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0। यहाँ से x लिया कॉमन तो अंदर आएगा x + 5, यहाँ x + 5 आया तो यहाँ भी x + 5 ही रहेगा, यहाँ पे बचा -4 = 0। देयरफॉर 2 आ गया, x - 4 x + 5। इसका मतलब है x - 4 = 0 है, या तो x + 5 = 0 है। तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू 4 है या तो x की वैल्यू -5 है। तो लास्ट में ऐसा लिखना होगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 4 एंड -5। जिसने ये नहीं लिखा होगा और उसका 40 आ रहा होगा तो शायद, ज़्यादा चांस तो नहीं है बट शायद आधा मार्क्स यहाँ पे काटेंगे, शायद, हाँ, ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने बोले तो यहाँ पे छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x + y और x - y पता करने। पूरा नहीं सॉल्व करना है, बस x + y और x - y पता करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 49x - 57y = 172 और 57x - 49y = 252। इसको जोड़ दो, अगर एडिंग करोगे तो ये होगा 106x - 106y = 424। ठीक है, डिवाइड बाय 106 कर दो, और जैसे ही डिवाइड बाय 106 करोगे आपको x - y की वैल्यू देखो मिल गई 4। पहला आंसर आ गया, यही तो लाना था। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिखो एडिंग 1 and 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो हमेशा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो 49x - 57y = 172 है, और यहाँ पे 57x - 49y = 252 है। तो अगर माइनस करेंगे तो यार ये आ जाएगा -8x, ये आ जाएगा -8x, और ये आ जाएगा -8y, और ये आ जाएगा -80। ठीक है, हर जगह आप यहाँ पे देखो माइनस है, तो एक काम करो डिवाइड बाय -8 कर दो। डिवाइड बाय -8 करोगे तो ये आ जाएगा x + y = 10। नहीं समझा, देखो डिवाइड बाय 8 करता हूँ, सबसे पहले मैं डिवाइड बाय 8 करता हूँ तो आया -x - y = -10। अब मैं साइन चेंज कर देता हूँ तो आ जाएगा x + y = 10। ठीक है, ये हो गया दूसरा, यही दोनों तो हमें पता करना था। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x - y is 4, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x + y is 10। खत्म। देखो अगेन मैंने बोला था कि आप लोगों को रूट दे देगा और k की वैल्यू पूछेगा, ये क्वेश्चन IMP है, और देखो 3 मार्क्स में ये आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने वन शॉट भी देखा होगा ना तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो इसमें बोला है kx² - 10x + 3 का एक रूट अगर 3 है, kx² - 10x + 3 का अगर एक रूट 3 है तो कंप्लीट करो एक्टिविटी k की वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, पुट कर देते हैं x = 3 इन अबोव इक्वेशन। बॉक्स में बना रहा हूँ ध्यान से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो kx² मतलब k3 का स्क्वायर -10 × 3 + 3 = 0। ये हो जाएगा 9k, ये आएगा बॉक्स में -30 + 3 = 0। देयरफॉर 9k = यहाँ पे बॉक्स खाली छोड़ा है, -30 + 3 हो जाएगा -27, और वो उस साइड जाएगा तो आ जाएगा 27। देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 27/9, दैट इज k = 3। खत्म। 1 2 3 4 5, एक और बॉक्स छोड़ना चाहिए था, वैसे नहीं छोड़ा ना, अच्छा 6 तो छोड़ा है, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ा। 1 2, अच्छा यहाँ भी बॉक्स छोड़ा है उसने 10 × 3 में, अच्छा 10 × 3 में 3 पे बॉक्स छोड़ा है, तो ये यहाँ पे आएगा बॉक्स। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस आपने सही से फिल किए होंगे तो आपको मिल गए होंगे 3 मार्क्स। आगे देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड। इवेंट ए में पता करना है कार्ड इज एन एस, और बी में पता करना है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो सबसे पहले सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे भाई, 52 होंगे। इवेंट ए क्या बोलता है, इवेंट ए बोलता है कार्ड ड्रॉन इज एस, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो अगर वो एस है तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। देयरफॉर पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए बाय एन एस आ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है, तो मैं अभी बॉक्स भर दूंगा। एन ए की वैल्यू 4, फिर यहाँ पे बॉक्स छोड़ा है, ठीक है, फिर यहाँ 4/52 आ जाएगा, तो ये बॉक्स में फिर आ जाएगा 1/13, ठीक है, और ये भी है बॉक्स में, ये हो गया पी ऑफ ए। फिर इवेंट बी में बोला है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड, 4 होता है, 13 13 13 13। तो स्पेड भी कितना होता है, 13।
तो इवेंट बी में क्या बोला है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज सपेड, ये सो एन बी क्या होगा, एन बी हो जाएगा 13। अब इसमें भी बॉक्स छोड़ा है तो ये हो गया बॉक्स। तो पी बी क्या होगा, पी बी होगा एन बी अपॉन एन एस, ये आपको लिख के दे दिया है। अब आगे बॉक्स छोड़ा है तो आगे क्या है 13/52, फिर आगे बॉक्स छोड़ा है 1/4 पे, तो ये बॉक्स में जाएगा 1। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस आपने अगर सही से फिल किए होंगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे भी फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से करना था, x+3y = 7 और 2x + y = -1। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे सॉल्व करूँ और करेक्टली सॉल्व हो जाए, बिकॉज बोर्ड पे उतना बढ़िया होता नहीं है x+3y = 7, फिर भी ट्राई करते हैं। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल बनाना था, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, फिर दूसरा टेबल इस इक्वेशन के लिए। तो करते देखो, पहले जब आपने x को 0 डाला तब ये आया 0 + 3y = 7, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। फिर जब आपने x को 1 डाला, अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट बताया था मैंने कि यार हमेशा ऑड नंबर वाले की वैल्यू डालना। अगर आपने x का डाला है कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट ही आएगा, बट हमेशा ऑड नंबर की डालने का, ताकि वो डिवाइड अच्छे से हो जाए और हम सही से प्लॉट कर सके। तो यहाँ पे y की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे तो x + 3 × 0 = 7, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7। ठीक है, और जब हम लोग पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो x + 3 × 1 = 7 आएगा, 3 वहाँ जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर जब हम पुट करेंगे y = 2, तो x + 3 × 2 = 7, तो x = 7 - 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। 3 ही पॉइंट्स प्लॉट करोगे काफ़ी रहेगा। ठीक है, फिर इसके लिए टेबल बनाना था, बना दिया, बहुत अच्छे। ठीक है, सो x y x y, तो कैसा है भाई, कैसा है, बहुत अच्छा। अरे देखो, तो x की वैल्यू 7 आई, 4 आई, सॉरी x की वैल्यू 7 कब आई, जब y की वैल्यू 0 थी, तो यह आया 7,0। x की वैल्यू 4 कब आई, जब y की वैल्यू 1 थी, तो यह आया 4,1। x की वैल्यू 1 कब आई, जब y की वैल्यू 2 थी, तो 1,2। ये हो गया इसका बॉक्स। किस इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व करने जाते हैं, 2x + y = -1 के लिए। तो इसमें जब हम पुट करेंगे x = 0, x = 0 नहीं, ठीक है पुट कर दो, x = 0 जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अरे देखो ना, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ y वाला टर्म ना, तो डायरेक्टली कर रहा था, चलो ठीक है, बुरा मान गए। ठीक है, तो y = आ गया -1। अब पुट करते हैं x = 1। जब x = 1 पुट करोगे तो 2 × 1 + y = -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 - 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब पुट करते हैं x = 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 + y = -1, तो ये आ जाएगा y = -1 - 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, जरा इसके लिए टेबल बना दो, तो इसके लिए भी टेबल बना लेते भाई। इंपॉर्टेंट देखो टेबल ही होता है, ये कैलकुलेशन अगर रफली करोगे तो भी चलेगा, टेबल अच्छे से बनाना। ठीक है, ये रहा x y x y। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -5 है। तो 0, -1, 1, -3 और 2, -5। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, पहले स्केल लेना पड़ेगा। स्केल कितने का लोगे, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो भाई एक एक का गैप लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हो जाए, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और ये 0। चलिए, तो पहले प्लॉटिंग इसके लिए करते हैं। 7,0 कहाँ आएगा, 7,0 यहाँ आएगा, फिर 4,1 कहाँ आएगा, 4,1 यहाँ आएगा, फिर 1,2 कहाँ आएगा, 1,2 यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है। अब इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखने का। इक्वेशन लिख दिया। अब 0, -1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा ग्राफ मिला था क्या, 1, -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 2, -5 कहाँ आएगा, ये कुछ यहाँ आएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी और जाके यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, तो देखो ये आंसर क्या आएगा इसका। अगर हम लोग इसका आंसर ध्यान से देखें तो 5 और -5 आएगा शायद। ठीक है, अच्छा -5 और 5 आएगा, तो -5 + 15 नहीं। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। मैं देखो ग्राफिकली तो सॉल्व किया हूँ, बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ मैंने प्रॉपर्ली नहीं बनाया था। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, फिर आप लोगों को ग्राफिकली बताता हूँ कि आखिर क्या था। तो 2x + 6y = 14 और 2x + y = -1। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5y = 15, तो y की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही आगे ले जाके जोड़ दिया हूँ, गलत है ये ग्राफ, गलत है, इसको सीरियसली ना ले। y की वैल्यू 3 आएगी, और y की वैल्यू अगर 3 है
तो x की वैल्यू रहेगी -2। ठीक है, तो ये ग्राफ कहीं यहीं पे मिलना चाहिए था, ये ग्राफ यहीं पे मिलना चाहिए था। तो ज़बरदस्ती मिलाते इसको, ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो ये लाइन ऐसी पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये लाइन कुछ ऐसी ही जानी चाहिए इस तरीके से। तो ज़बरदस्ती वाला चोरी वाला काम मैंने किया, बट आपने ग्राफ पे बनाया तो आपका प्रॉपरली बना होगा। तो इसका आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है, -2 -3। ठीक है, सो -2 + 3 -4 + 3 आएगा -1, और -2 + 6 नहीं, -2 + 9 क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है -2, 3। इसका आंसर ध्यान से नोट कर लो, -2, 3। यहाँ पे इस लाइन का भी इक्वेशन आपको लिखना होगा, 2x + y = -1, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट भी डालनी होगी, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज xy = -2, -1, -2, 3। तो ज़्यादा सीरियसली ग्राफ को ना लें, अगर आपने ग्राफ पेपर में बनाया होगा तो वो प्रॉपरली बना होगा, आंसर आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब देखो एपी का वर्ड प्रॉब्लम कितना चिंदी आया है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। 27 रोज है सीट की, पहली रो में 20 सीट, दूसरी में 22 सीट, तीसरी में 24 सीट, ऐसी सीट्स है। ऐसे कितनी रोज है, 27 रोज, तो n की वैल्यू 27 हो गई। पहली रो में कितनी सीट, 20, तो a की वैल्यू 20 हो गई, और कॉमन डिफरेंस आ गया 2 का। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ईजी है। एक क्वेश्चन और था 15th रो में कितना होगा, बट बोर्ड में ऐसा नहीं आया, बोर्ड में आया कि टोटल सीट्स बता दो। तो मतलब वो आपसे S27 पूछ रहा है। तो पहले लिख देंगे दिस इज एन एपी। ठीक है, देयरफॉर SN = n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो S27 आ जाएगा 27/2, आई थिंक कुछ 1246 आता है इसका आंसर। 2 × 27 + 27 - 1, और d का वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27/2, 220 जा, a की वैल्यू 20 है ना, तो 220 जा 40 + 26 × 2, तो 27/2, 40 + 52, 26 2 जा 52, तो ये आ जाएगा 27/2 × 92, तो ये आ जाएगा 27 × 46। 27 को 46 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। हाँ, 1242 आता है इसका आंसर। तो 1242 सीट्स थी टोटल ऑडिटोरियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दिस, वो पता नहीं, मैं पहले चौथा कर देता हूँ। ठीक, एज वाला थोड़ा लंबा है तो इसके बाद मैं कराता हूँ, पहले चौथा कर देता हूँ। फॉर्मूला मेथड वाला, मैंने ये भी बोला था कि फॉर्मूला मेथड वाला 3 मार्क में आना ही आना है, उसको मत छोड़ना, फैक्टराइजेशन भले छोड़ देना। तो यहाँ पे देखो आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 10x + 2 = 0। तो इसको सबसे पहला स्टेप क्या था, कंपेयरिंग करते थे। ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 2। तो अब हम निकालते थे b² - 4ac। अगर आपको देखो 2020 का पेपर ईजी लगा था, अगर आपको 2020 का पेपर चिंदी लगा था, तो ये तो मुझे पता नहीं क्या लगा होगा, तो धागा लगा होगा एकदम आपको, है ना। देखो यार, मतलब इतना ईजी है ना कि मेरा तो मन कर रहा है यार एक और बार बोर्ड दे देना चाहिए था। ठीक है, तो b² - 4ac क्या आ जाएगा, 10² - 4ac, c की वैल्यू क्या है 2, तो b² मतलब 100, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 92। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 92। अब हम x की वैल्यू कैसे पता करते थे, -b + -रूट b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू आती थी -b मतलब -10 + -रूट 92/2 × 1। तो एक x की वैल्यू हो गई -2 + रूट 92/2, और एक x की वैल्यू होगी -10 - रूट 92/2। अब जिसका आउट ऑफ आ रहा होगा उसका यहाँ पे आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट जाएगा, अगर यहाँ पे छोड़ दिया होगा तो, क्योंकि 92 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करो, 4 से कट रहा है, 423 जा, तो मतलब 92 का जो रूट होता है, 92 का फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है, वो होता है 2√23। ये देखो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 23। 92 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब 2 × 2 में से एक 2 बाहर आ गया और नीचे है 2। अब ऊपर से जब आप 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाला 2 उसको काट देगा, तो आपका एक आंसर आएगा -5 + √23। और सेम केस यहाँ पे जब करोगे -10 - 2√23/2, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x = -5 - √23। तो एक आंसर आएगा -5 + √23, एक आंसर आएगा -5 - √23, है ना इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मनीष और सविता वाला मैंने बोला था एज वाले क्वेश्चन IMP होते हैं। अरे बोला तो बहुत कुछ था, सब कुछ बोल दोगे और कुछ कुछ आ जाएगा तो तारीफ करते हो। हाँ, ये भी बात ठीक है। देखो, सो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। तो मनीष या मनीष की एज को मान लेते हैं x ईयर्स, और सविता की एज को मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन बोलती है कि दोनों की एज का सम कितना है, बाय फर्स्ट कंडीशन दोनों की एज का सम कितना है 31।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो, तो x प्लस वाई आ गया 31। फिर दूसरी कंडीशन बोलती है 3 साल पहले, देखो ये ध्यान से समझो, अब अकॉर्डिंग टू द 7 कंडीशन, जिन्होंने वन शॉट नहीं देखा होगा ये देख रहे तो उनके लिए बोलो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे गलती क्या किए होंगे सब लोग, देखो क्वेश्चन में बोला मनीष एज 3 ईयर्स एगो, मनीष की एज x है 3 साल पहले मतलब -3, वॉज बोलो या इज बोलो, उसका मतलब इक्वल होता है 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, सविता की एज y है तो मतलब 4y। ऐसा करके कुछ लोगों ने दो इक्वेशन को अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया होगा, आंसर लाया होगा, बट ये गलत है क्योंकि मनीष की एज 3 साल पहले तो सविता की एज भी तो 3 साल पहले जाएगी। सविता का थोड़ी ना बोला कि मनीष की एज 3 साल पहले सविता की आज की एज से, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में बोला मनीष की एज 3 साल पहले सविता से, इतना ही बोला है बस, प्रेजेंट एज नहीं लगाया उसमें, तो आप सविता की एज में भी 3 साल पीछे जाओगे। अब ये करेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ लोग गलती किए होंगे, x - 3 = 4y - 12, तो ये आ जाएगा x - 4y = -12 + 3 वहाँ 4y यहाँ, तो x - 4y = आ गया -9 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो। सो x + y 31 है, x - 4y कितना है, x - 4y है -9, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग मार दो तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y आ जाएगा 40, सो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y की वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो x + 8 = 31, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, मतलब मनीष की एज थी 23 साल मतलब है, और सविता की एज है 8 साल। भाई बच्चे इन लोग, मतलब सविता बच्ची है, ठीक है, तो और मनीष क्या है, मनीष 23 ईयर्स है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किया होगा उन्होंने अगर लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 ईयर्स, उनका आधा मार्क्स कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन वगैरह पे आपका 2 से 2.5 मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी कर लेते हैं यार, 5 क्वेश्चन और है। देखो यार 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, 460 को डिवाइड किया जा रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसका मतलब डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा 460। किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, वो नेचुरल नंबर क्या है हमारा, डिवाइजर है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोशेंट डिवाइजर से, कोशेंट जो है वो 2 ज्यादा है डिवाइजर के 9 गुना से, मतलब कोशेंट की कंडीशन दी है, और रिमाइंडर सीधा सीधा 5 दे दिया है। आपको डिविडेंड 460 दे दिया है, रिमाइंडर सीधा सीधा 5 दे दिया है, आपको कोशेंट में कंडीशन बना के दी है डिवाइजर को लेके, आप में चर्चा किसकी नहीं की गई है, डिवाइजर की, तो इसका मतलब आप डिवाइजर को अज्यूम करोगे x, लेट डिवाइजर बी x। तो अगर डिवाइजर x है तो कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा 2 मोर मतलब 2 + 9 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 9x, और रिमाइंडर आपको साफ साफ कितना दे दिया 1, 5, रिमाइंडर दे दिया 5। तो क्वेश्चन में कोशेंट और डिवाइजर आपसे पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला अगर जानते रहोगे तो उड़ा दियोगे यार इस क्वेश्चन को, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन अगर आप लोग जानते रहोगे, ये इक्वेशन अगर जानते रहोगे, तो डिविडेंड क्या है 460, डिवाइजर क्या है x, कोशेंट क्या है 2 + 9x, और रिमाइंडर आपका 5 है, 4 रिमाइंडर, ठीक है। 460 इज इक्वल टू 2x प्लस 9x² प्लस 5। अब 460 को वहाँ भेज दो या तो 5 को यहाँ भेज दो, तो 2x प्लस 9x² इक्वल टू हो जाएगा 455, ये 5 यहाँ आएगा तो 455, और ये 2x ये 9x², अरेंज करोगे तो ये ऐसा बनेगा 9x² प्लस 2x माइनस 455 इज इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो बेटर होगा, बिकॉज फैक्टर्स पता करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल काम है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स पता कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा। देखो 9 × 455 कितना होता है, 9 × 455 होगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और 9 × 4 = 36, 4095। अब 4095 में कोई ऐसा नंबर ढूंढो, छोड़ो हम लोग फॉर्मूला मेथड लगाते, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई 2, और c की वैल्यू आ गई -455, दिख रहा है ना। चलो तो b² - 4ac निकालेंगे अब, तो b² - 4ac आ जाएगा 2² - 4ac, ठीक है। so ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 455 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1820, आपको पता नहीं है पर मिलता है, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 1820, और 1820 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 16380। माय गॉड, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, फैक्टर्स ढूंढने में आपको दिक्कत हुई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। अब 16384 को आप थोड़ा सा एलसीएम निकालो तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, बिकॉज रूट हमें अभी इसका निकालना पड़ेगा ना, तो रूट के लिए ज़रूरी है ये करना। तो 4 से ये जा रहा है, 8 से भी जा रहा है क्या, 8 से करो, 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32, और 8 × 3 = 24। अब देखो ये 9 से जा रहा है क्या, 9 × 2 = 18, हाँ 9 से जा रहा है, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63, फिर से ये 9 से जा रहा है क्या, नहीं 9 से नहीं, 3 से जा रहा है,
37 नहीं 3 से भी नहीं, तो ये किससे जा रहा है फिर 227? 7 से नहीं, 17 से नहीं, 19 से नहीं, तो छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे। ये आप लोगों का 64 आएगा, तो ये 2048 आएगा एक्चुअल में। तो अब इसको हम लोग 8 से अगेन कर सकते हैं। तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, फिर से 8 से होगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, फिर से 8 से होगा, 8 4 जा, और फिर से 4 से होगा, 4 1 जा। ठीक है, मतलब आपको फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए? आपको मिल गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4, तो 2 8 2 8, तो 1 8 1 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 8 जा बाहर आ गया, और जब 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो वो 2 बन के बाहर आएगा, है ना। तो 8 8 जा 64, 2 जा 128 होगा इसका रूट। तो 16084 का क्या होता है रूट? 128। मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्रॉस चेक एक बार जरूर करता कि सही में ये इसका रूट है या फिर नहीं है। तो वैसा करने के लिए मैं 128 का स्क्वायर कर देता, अगर ये वैल्यू आती तो वो रूट है। तो देखो कर लो, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। सो 128 128, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 8 2 1 4 8 3 6 1, 16384 आ गया हम लोगों का। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 16384 का रूट क्या है? 128। तो इसका मतलब हमने सही निकाला है। तो ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। हमारा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2, तो -2 प्लस माइनस रूट में क्या है 16384, और a की वैल्यू क्या है 9, तो 2 इंटू 9। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस इसका रूट हमने क्या निकाला था 128, तो 128 अपॉन 18, और x की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस 128 अपॉन 18। तो x की वैल्यू आ गई देखो 126 अपॉन 18, या तो x की वैल्यू आ गई -130 अपॉन 18। बट x की वैल्यू 130 अपॉन 18 नहीं हो सकती है। क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसको डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसको डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और -130/18 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब जो हम लोगों ने कंसेप्ट लगाया है -130/18 का वो गलत है। तो सिर्फ x इक्वल टू 126/18 सही होगा, और 126/18 अगर आप करते हो तो आपको पता नहीं है, पर इसका आंसर आता है 8। मुझे भी पता नहीं था, 7 आता है पता कैसे रहेगा जब 7 आता है? तो इसका मतलब डिवाइजर क्या था? डिवाइजर था 7, और क्वोशंट था 2 + 9 × 7, मतलब 2 + 65। तो आपका जो क्वोशंट था वो था 67। 9 7 जा 63 है ना, तो 63 + 2। तो इसका मतलब जो क्वोशंट था आपका वो था 65, और जो डिवाइजर था आपका वो था 7। तो ये था हमारा पूरा का पूरा खेल। अब आप लोग 460 को, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं एक बार 460 को 7 से डिवाइड करता और देखता क्या मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इतना पूरा समझा ना। अब देखो क्रॉस चेक कैसे करता मैं। तो 460 को मैं 7 से डिवाइड करता, फिर डिवाइड करने पे देखो 7 6 जा 42 आता, फिर यहाँ पे 40 बचता, फिर 7 5 जा 35 आता, फिर नीचे 5 बचता। तो इसका मतलब रिमाइंडर बचता 5, रिमाइंडर है 5। क्वोशंट आता 65, क्वोशंट है 65, किधर है? क्वोशंट है 65। डिवाइड किया 460 को, डिवाइड किया 460 को, डिवाइजर है 7, डिवाइजर है 7। इसका मतलब मैंने सब कुछ सही किया है। इसके बाद मुझे तसल्ली मिलती कि हाँ मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन राइट कर दिया। मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा होता तो दुख की बात है, मैं दे चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए चैलेंजिंग वो करते हैं। चैलेंजिंग तो है नहीं यार कुछ इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अगर 9वां टर्म 0 है तो प्रूफ करो कि 29th टर्म 19th टर्म का डबल है। भाई ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मतलब यार बहुत दुख होता है देख के कि इन्होंने टेक्स्ट बुक का डाला है अब की बार। तो T9 आपको 0 बोला है, ठीक है। तो T9 आपको 0 बोला हुआ है। सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा a + 9 - 1d = 0। तो ये आ जाएगा a + 8d = 0। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -8d। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए इस साल। अगर इस साल आप लोगों ने 90 लाया मतलब धमाका है, धमाका एकदम। देखना इस साल बहुत लोग 90 लाएंगे, ठीक है, छापने के कारण भी और इजी पेपर के कारण भी और इजी चेकिंग के भी कारण भी, ठीक है। तो टेंशन मतलब रॉक करने वाले हो आप लोग। फिर बोला कि प्रूफ करो T29 T19 का डबल है। तो हम लोग T19 पहले निकाल लेते हैं। अच्छा T29 की बात की है ना, तो पहले T29 निकालो। तो T29 आएगा देखो a + 29 - 1d = कुछ नहीं। तो a की वैल्यू हमने निकाली -8d, और ये 28d, तो ये आ जाएगा 20d। तो इसका मतलब T29 की वैल्यू क्या है? 20d। तो T19 अब हम लोग निकालते हैं। T19 क्या आएगा? a + 19 - 1d। a की वैल्यू क्या है? -8d। 19 - 1 क्या आएगा? 18d। माइनस करोगे तो आ जाएगा 10d। तो T19 की वैल्यू है 10d। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × T19 = आ जाएगा 2 × 10d। तो ये आ जाएगा 20d, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इधर लिखो फ्रॉम 1। ये आपने -8d कहाँ से लाया? पहले से ना, एक ही जगह।
फिर यहाँ पे कहाँ से लाया, पहले से ना, तो फ्रॉम 1। तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 3, दूसरे और तीसरे से हम ये जान गए हैं कि ये भी 20D है तो ये भी 20D है, मतलब LHS LHS भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो T29 है वो 2 टाइम्स है T19 का, हेंस प्रूव्ड। 4 लाइन का प्रूफ था ये, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा कि यार ज्योमेट्री कहाँ से आ गई अलजेब्रा में, बट बहुत ईजी है। देखो इसमें क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। अज्यूम कर लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की लेट ट्राइंगल ABC बी आ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा अज्यूम कर लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने मान लिया एक ट्राइंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू X। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो हमने x मान लिया इन दोनों को। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं y। सो लेट BC इक्वल टू y। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इसका आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। आप लोग ऐसे स्टेप में लिखना, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर डॉट 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 डॉट, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब x प्लस y। तो मतलब x प्लस y आपको क्या दिया हुआ है 24, तो इसका मतलब 2x प्लस y आपको क्या दिया हुआ है 24। पहला इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता था ये क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का है या किसका है, मैंने इक्वेशन बनाया मुझे पता चल गया। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है द साइड्स इज द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। क्या कहना चाहता है, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड्स, मतलब जो x है ये क्या है, कॉन्ग्रेंट साइड्स है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स मतलब x इज मतलब इक्वल, कितना ये 13 सेंटीमीटर लेस, मतलब ये उससे -13 है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस तो y है, तो -13 प्लस 2y, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -13। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -26, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया ताकि ये दोनों सॉल्व हो जाए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 2x प्लस y है 24 माइनस 2x, नहीं 2x माइनस 4y, ये है 26 माइनस में। अब जरा सब्ट्रैक्टिंग कर दोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y और ये ऐड होके आ जाएगा 50, देयरफॉर y का आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब y 10 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए y को 10 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, सो 2x प्लस 10 इक्वल टू 24, तो 2x इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मतलब x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 10 है। अब जरा इसका पेरीमीटर निकालो, कितना आएगा, 7 प्लस 7 14 प्लस 10 24 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, दूसरी कंडीशन बोली थी कि ये अगर बेस का हम लोग डबल कर दे, अगर हम लोग इस बेस का डबल कर दे कितना होगा 20, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी कम है 20 से, 13 कम है, वही तो बोला था, बेस का डबल करोगे तो वो 13 कम है, तो -13 प्लस 27। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। आखिरी में स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। और कुछ पूछा है क्या, लेंथ ऑफ ऑल साइड पूछा है ना, देयरफॉर लास्ट में लिख देना AB इक्वल टू AC इक्वल टू X इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। खत्म। ठीक है, हो गया। अब लास्ट के दो करते, चलिए अब 3 मार्क वाले में क्वेश्चन में पहले मैं सेकंड करा देता हूँ आपको, फिर मैं फर्स्ट वाला अच्छे से कराता हूँ। सेकंड वाले में क्या बोला है कि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन AP, जो ट्राइंगल के जो एंगल्स है, सारे एंगल्स है तीनों, वो AP में है। तो अज्यूम करने बोला है कि तीनों एंगल को मान लो A प्लस D A प्लस 2D, एग्जाम में बोल दिया था तो यही हमें मानना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर A प्लस D और A प्लस 2D, ये हमने मान लिया। कंडीशन में बोला है मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, A, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा, A प्लस डी में से A माइनस करो तो A कट जाएगा तो कॉमन डिफरेंस D आएगा। मतलब मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल A, ये 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस का, मतलब A इक्वल टू 5D है, ये बोला है क्वेश्चन में। वैसे इसमें आपको एग्जाम में A प्लस D A प्लस 2D अज्यूम करने बोल दिया था, वरना अगर आप A माइनस D A
ए प्लस डी अज्यूम करते ना तो ये क्वेश्चन चिंदी हो जाता, बहुत चिंदी हो जाता। बट उन्होंने जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा। यार एक कंडीशन से क्या होगा भाई, दूसरी कंडीशन हम बचपन से सीखते आ रहे, पता है कि नहीं, क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है पूरा सम। तो ए में अगर ए प्लस डी और ए प्लस 2d जोड़ोगे तो आपको 180 मिलेगा। तो ए 2a हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा, डी और 2d हो जाएगा 3d। तो इसको पूरा 3 से डिवाइड मार दो तो a प्लस डी इक्वल टू 60 हो गया इक्वेशन 1। अब कंडीशन जो बोली है वो ले लो। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन में क्या बोला है भाई, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। स्मॉलेस्ट एंगल है ए, तो a इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, मतलब a की वैल्यू है 5d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पुट a इक्वल टू 5d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह 5d डाल दो, देयरफॉर 5d प्लस d इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सो ये आ जाएगा 6d इक्वल टू 60, देयरफॉर d इक्वल टू आ जाएगा 10। अब d अगर 10 आया तो a कितना होगा, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10। अरे a इक्वल टू 5d है ना और d तो 10 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 50। देयरफॉर द एंगल्स आर, एंगल्स क्या होंगे भाई, एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स होंगे a जो कि है 50 डिग्री, एंगल्स होंगे a प्लस डी जो कि हो जाएगा 50 प्लस 10 दैट इज 60 डिग्री, और एंगल होगा a प्लस 2d। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 70 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ जाएगा 50 डिग्री, और सबका जोड़ोगे तो 180 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 50 और d की वैल्यू 10। मैं क्यों बोल रहा था कि अगर आप a माइनस डी ए और a प्लस डी अज्यूम करते तो वो बहुत चिंदी हो जाता, क्योंकि देखो हम जब ये वाली कंडीशन लगाते ना वहीं पे हमें a की वैल्यू मिल जाती। कैसे, देखो अगर इन तीनों का हम सम कर दे, a माइनस डी प्लस a डी कितना आना चाहिए 180, तो d कट जाएगा तो 3a इक्वल टू 180 हो जाएगा। देखो a की वैल्यू तुरंत आ गई 60 डिग्री। a कौन है, बीच वाला एंगल, और ये क्या है, a प्लस डी बीच वाला ही एंगल है ना, तो a की वैल्यू तुरंत आ गई 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाला पहला वाला करते हैं। सो हम लोग मान लेते हैं यार बैग में 8 रेड बॉल है, ये तो बोल दिया, और सम ब्लू बॉल बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स मान लिया। तो रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स है 8, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल, तो रेड बॉल है 8 और ब्लू बॉल है x, तो 8 प्लस x। अब क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5, मतलब अगर रेड बॉल को पाने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है तो ब्लू बॉल को पाने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, ऐसा वो रेशियो में बोलना चाहता है। ठीक है, तो द रेशियो इज 2:5। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिखना रेशियो ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल एंड रेड बॉल इज 2:5, तो रेशियो इज 2:5। और कुछ, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, मतलब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये आप लोगों को रेशियो दिया है। ठीक है, सो इसमें मान लेते हैं यार लेट कॉमन रेशियो बी y, तो जो रेशियो के वजह से ये जो कॉमन रेशियो आ गया ये आ गया y। ठीक है, ऐसा हमने क्यों माना हमने ऐसा, क्योंकि अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये 2:5 कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं से कैंसल आउट होके आया है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऐसी रही हो 4/20 इज टू कितना 20/20 ऐसी रही हो, या फिर ये ऐसी रही हो 2/20 और 5/20 ऐसी रही हो, तो ये 20/20 कटा होगा तब नहीं आया 2:5, तो ये सिंप्लीफाई होके आया है, तो इसलिए कॉमन रेशियो मानना जरूरी है। तो 2y किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 2y किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, रेड बॉल की। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले रेड बॉल बोला है फिर ब्लू बॉल बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो गया 2y। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो गया, ये हो गया 5y प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NA/NS। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि A जो है वो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल का, लेट A बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल का पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है 2y, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है 2y, रेड बॉल से टोटल 8 और टोटल बॉल से 8 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहला इक्वेशन बनेगा 2y इंटू 8 प्लस x इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो उसको हम मान लेंगे b, pb इक्वल टू NB/NS। तो ब्लू बॉल का क्या है भाई, pb 5y है, NB कितना है, NB है x, और सैंपल ये तो 8 प्लस x ही रहेगा। ठीक है, तो एक इसका शॉर्टकट तरीका है
आई थिंक मुझे वो बताना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने दो, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, डिवाइड मार दो। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। एक को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, तो 8 प्लस एक्स कट जाएगा, सही में, ठीक है। आई थिंक मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना बेटर है। नहीं ऐसे ही बेटर है, क्योंकि हमें लास्टली क्या निकालना है, हमें एक्स ही निकालना है, तो वाई को एलिमिनेट करना होगा ना, तो डिवाइड कर दिया हमने दोनों को, तो ये आ गया 2/5, इधर से 8/x बचा, क्योंकि 8 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, चलो कर देते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, 2y/5y हुआ और ये 8/8 प्लस एक्स हुआ और इसके नीचे x/8 प्लस एक्स हुआ, तो ये कैंसिल, तो 2/5 इक्वल टू आ गया 8/x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40/2, मतलब x की वैल्यू आ गई 20। तो इसका मतलब ब्लू बॉल्स कितने थे, 20 थे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे, 28 थे, ठीक है। x की वैल्यू 20 आई ना, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 20। अब देखो यहाँ पे अगर मैं होता, बोर्ड एग्जाम दे रहा होता, तो मुझे यकीन नहीं था मेरा आंसर सही है या गलत है, तो मैं क्या करता, मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालता। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 8/28, मतलब ये आएगा 2/7, 8/28 4 से काटोगे तो 2/7। और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता तो वो आता 20/28 और इसको काटते तो 5/7। फिर देखो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ से 7 कट गया, रेशियो आ रहा है 2:5, वही तो बोला था क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस आप लोग एकदम इजीली सॉल्व कर सकते थे, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। वीडियो में बीच में कुछ गलती हुई हो तो बता देना, ठीक है, बहुत झटके में किया मैंने। और देखो 1 घंटे में आप लोगों का पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब मैं बोर्ड दे रहा होता तो इतने टाइम में मैं 2 बार कर देता पूरा का पूरा पेपर, 40 मार्क का नहीं 60 मार्क का, मैंने एक्स्ट्रा भी किया है पूरा, ठीक है। तो आई थिंक बहुत जल्दी आप लोगों का पेपर कंप्लीट गया होगा और अच्छा गया होगा, ठीक है। चलिए मैथ्स 2 का प्रिपरेशन करिए, वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।